हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई की मैराथन, जहां हम आपके लिए आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है। आज की वीडियो में हम पूरी इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट करने वाले हैं। 1 घंटे के अंदर मैं चाहूँगा कि आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए, है ना, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इससे आपका कंसेप्ट एक एक इकोनॉमिक्स का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने की ज़रूरत एक तो नहीं पड़ेगी, ऊपर से आपके क्रूशियल टाइम में आपका जल्दी से जल्दी आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके 20 में से 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपने अगर ये वीडियो अच्छे से देख ली। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि आपको प्रो टिप्स मिलेंगी। और प्रो टिप्स क्या है, वो मैं पहले तो चैप्टर करवाऊंगा डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद मैं वो बताऊंगा। ठीक है। और उसके बाद फिर हम करेंगे मनी एंड क्रेडिट, और उसके बाद करेंगे हम ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। मतलब आपके पूरे चारों चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर अंदर। कोशिश करो मैं 1 घंटे के अंदर आपको ये करवा दूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम। डेवलपमेंट हम दो चीज़ों में देखेंगे, एक कंट्री की और एक इंडिविजुअल की। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे वर्ड डेवलपमेंट प्रोमिस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल। हर एक पीपल के हम अपने डिफरेंट गोल होते हैं। जैसे कि हम आपकी बुक में दे रखा है कि फार्मर का डिफरेंट गोल क्या हो सकता है कि उसके मतलब जो क्रॉप्स हैं वो हाई प्राइसेस में जाए, है ना। उसके बाद आता है हम बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का गोल क्या हो सकता है कि उसके जो टैक्स हैं वो बेनिफिट्स करे इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है ट्राइबल्स, बैनिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन देयर एरिया ऑफ डैम्स। एग्जांपल, जो हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं, मतलब जो हमारे मतलब जंगलों में रहते हैं लोग, है ना, उनके जो घरों के पास डैम्स बनते हैं तो उनको अपना लाइवलीहुड उनका मतलब ख़त्म हो जाता है, उनको वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है। ठीक है। उनके लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है, तो उनके पास ऐसी एक अथॉरिटी आ जानी चाहिए बैन करने की, जिससे वो डैम बनाने के लिए वो बैन कर सके। उनका ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है। उसके बाद आता है नेशन फॉर डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल बट मे बी डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि एक डेवलपमेंट, किसी एक के लिए डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकती है, उसको बोलते हैं हम वंस डेवलपमेंट कैन बी कंफ्लिक्टिंग फॉर अदर्स डेवलप फॉर अदर्स लाइफ। ओके। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, इनकम एंड अदर गोल्स। जब हम अपनी जॉब में लगते हैं तो हमें एक तो इनकम अच्छी चाहिए होती है और कुछ अलग दूसरे फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि हमारे जॉब हमें सैलरी के साथ मिलने चाहिए। वो क्या है हमारे, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, इसके अलावा रिस्पेक्ट और हायर सैलरी। हायर सैलरी तो हो गया, और हमें मिलनी चाहिए, जैसे हम ज़्यादा वर्क करें तो हमें ज़्यादा पे मिलना चाहिए, है ना। ओके। They can be measured by the main slot of lives, but would be to see accepting for developed people look at a mix of goals। हमारे जो एक जॉब पे इंसान लगता है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के लगता है। उसके बाद आता है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, एक कंट्री की डेवलपमेंट, हमारी पूरी कंट्री की डेवलपमेंट, है ना। इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नेशन ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी डिफरेंट। हर एक नेशन की अलग 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 डेवलपमेंट होती है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, ग्रोथ हम सिर्फ मनी में देखते हैं, मनी की डेवलपमेंट। और जो डेवलपमेंट होती है वो वर्ल्ड मतलब बहुत सारे फैक्टर्स की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि हमारा एजुकेशन का डेवलपमेंट, हमारे हेल्थ फैसिलिटी का डेवलपमेंट, है ना। तो उसके बाद आता है देन हाउ टू डिसाइड व्हाट इज़ द बेस्ट ग्रेट बेनिफिट्स फॉर द ग्रेट पीपल ऑफ मैनी सच क्वेश्चंस। उसके बाद आता है हमारा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। हम अलग अलग कंट्रीज एंड स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। हाउ इज कंट्रीज सेट टू बी डेवलप और अंडर डेवलप। हम कैसे बता सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप है या कोई कंट्री डेवलप नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने क्या बनाया था, कंपेयर कैसे करते हैं हम। इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जो हमारी इनकम है, एक कंट्री की इनकम है, उसको हम उसका एस्पेक्ट लेके हम एक कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं। ठीक है। व्हाट इज़ इनकम ऑफ कंट्री। एक कंट्री की इनकम क्या है, इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो भी उसके सिटीजन रह रहे हैं एक कंट्री के, उनकी टोटल इनकम अपॉन उनकी टोटल पॉपुलेशन से हम करते हैं एवरेज इनकम निकालते हैं एक नेशन की। ठीक है। उससे हमें पता लगता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं, और इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम। ये याद रखना फॉर्मूला, एग्जाम में पूछा जा सकता है, केस स्टडी है उसमें। ठीक है। उसके बाद आता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, हमारे रिच कंट्री पीसीआई ऑफ यूएसए लो इनकम, ये आपके उसमें डेटा दे रखा है, ये आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैसे होता है, एवरेज इनकम आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। अब हम एवरेज इनकम निकालते हैं, बस हमारी इनकम तो निकल जाती है, पर अदर फैक्टर जैसे हमारी हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, हमारा डेथ रेट हो गया, तो ये सारे फैक्टर इसके पीछे छूट जाते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे कि यहाँ एक कॉलम है, एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है। सो टोटल इनकम एंड एवरेज इनकम इसकी
निकाल के दोनों की इक्वल आई। इट इज डज नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। ये नहीं बता पाई कि मतलब देखो देखो यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे एक बंदे की 100 रुपीज़ इनकम है, दूसरे बंदे की भी 100 है, यहाँ पे 10 20 30 40 है, ठीक है। और इनकी टोटल इनकम तो आ रही है सेम, बट इनकी पॉपुलेशन भी सेम है। सो ये नहीं, कभी दूसरे फैक्टर्स भी ये दबा देती है कि इससे पता नहीं लग पाता कि एक कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं। तो ये अच्छा मेथड नहीं है। तो ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है मेथड बताने के लिए। यूज्ड वेट, क्या हो रहा है ये, यूज बाय वर्ल्ड बैंक, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अदर क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी बुक में डेटा दे रखा है। क्या डेटा बता रहा है हमें, ये हरियाणा, केरला और बिहार का। ये हमारा बता रहा है पर कैपिटा इनकम, और ये बता रहा है हमारा सारे फैक्टर्स को मिला के, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जब कोई बच्चा 1 साल से मर जाता है, उसका डेटा एक कंट्री में कितने बच्चे 1 साल से पहले मर रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसका लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उस कंट्री में, कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं उस कंट्री में, उसका बताता है। डेट अटेंडेंस रेशियो बताता है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स को करके ये स्टेट्स का बता रखा है। कंक्लूजन इससे हमारा नहीं निकल सकता पर कैपिटा इनकम से, पर अगर हम दूसरे फैक्टर यूज़ करें तो एक हमारा राइट कंक्लूजन निकल सकता है। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ बाय गवर्नमेंट देती है, ठीक है, पब्लिक को उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर एक इंडिविजुअल अपनी, अगर उसके पास जितना भी पैसा है, तो मतलब वो हर कुछ नहीं खरीद सकता है। जैसे कि हमारे कोरोना टाइम में अगर किसी एक के पास बहुत पैसा भी है तो वो वैक्सीन तो नहीं खरीद सकता था ना, मतलब उनको गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करी थी ये सब। एग्जाम्पल पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि कोरोना, या मैं कोरोना लिख देता हूँ, याद रखे रहेगा आपको, ठीक है। वाई पब्लिक फैसिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, चीपेस्ट है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, परफॉर्मेंस ऑफ अदर क्राइटेरिया ऑल्सो इंप्रूव इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट बढ़ाता है ये हमारे, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे बढ़ाता है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ा के। और इन लिटरेसी रेट मतलब सरकारी स्कूल जैसे बना दिए हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, उसमें बच्चों को पढ़ा पढ़ा के ये एक कंट्री का लिटरेसी रेट भी बढ़ाता है। उसके बाद आता है हमारा BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या कहता है, यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड और अंडर नरिश्ड। एक मतलब बच्चा, मतलब अपने, मतलब एक हेल्दी है अपनी एज के हिसाब से या नहीं, उसका देखते हैं हम। तो इसमें क्या करते हैं, हम वेट को लेते हैं केजी में, उसको डिवाइड करते हैं हमारे जितनी भी हाइट है उसके स्क्वायर से। हाइट मीटर में ली जाती है, वेट केजी में लिया जाता है। ये इससे आप पता लगा सकते हैं अगर आप, मतलब आपका वेट कम आ रहा है इन केस, ठीक है। लेस देन 18 है तो अंडर नरिश्ड है, मोर देन 25 है तो ओवर वेट है, बिटवीन 18 to 25 है तो नरिश्ड है। तो आप इस क्राइटेरिया से अपने आप को देख सकते हैं। एक्सेप्शन, ग्रोइंग चिल्ड्रंस आर नॉट एजुकेटेड ऑन बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ये इसके एक्सेप्शन है। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हमारी क्या कह रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, इनकम इज एन inadequate measure of the level of development, then what, health, education, standard of living, one also some of the important factor जो हमारी एक कंट्री की मतलब डेवलपमेंट को दर्शाती है। और ये कौन यूज़ करता है, UNDP। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वर्ल्ड बैंक और UNDP क्या क्या फैक्टर्स यूज़ करते हैं, उनमें डिफरेंट बताना है। तो ये आप लिख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक इन सबको देखती है, और हमारा नहीं सॉरी UNDP इन सबको देखते हैं, और वर्ल्ड बैंक सिर्फ हमारा देखती है किसको, पर कैपिटा इनकम को एक कंट्री की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट कंपेयर्स कंबाइंड बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो यूज़ करते हैं UNDP, ये याद रखना, UNDP। और ऊपर वाला जो पर कैपिटा इनकम था वो यूज़ करते थे हमारा वर्ल्ड बैंक। उसके बाद आता है हमारे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। हिस्टोरिकल चेंज कैसे हुए, अच्छा हम दूसरे चैप्टर में आ गए, मैं सोचूं इस चैप्टर में कहाँ से आ गया सेक्टर वाला। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, हम दूसरे चैप्टर पे आ चुके हैं, हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो कितनी जल्दी खत्म हो गया, 10 मिनट के अंदर मैंने खत्म कर दिया डेवलपमेंट चैप्टर। उसके बाद आता है हमारे हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। हमारे कुछ ऐसे सेक्टर में हिस्टोरिकल चेंज है जिसकी वजह से हमारे सेक्टर 3 उसमें बढ़ गए, किसमें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी क्या होता है, जो हमारे डायरेक्ट जोड़ता है हमें एग्रीकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर नहीं सॉरी नेचर के साथ,
नेचर के साथ जोड़ते हैं हमें। अब कैसे? प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, हम नेचर से हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं, जैसे माइनिंग के थ्रू हम रॉ मटेरियल्स इन द सेंस हम मिल्क ले सकते हैं, है ना। मिल्क जैसे हम फिशिंग करके, रियरिंग करके, पॉटरी करके, एग्रीकल्चर से, फिशिंग से, माइनिंग से, इससे हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, मोर एंड मोर पीपल वर एम्प्लॉयड, इसमें बहुत ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जो हमारा रॉ मटेरियल जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर होकर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फाइनल गुड्स में मतलब इंडस्ट्रीज में जाके, फैक्ट्रीज में जाके इस रॉ मटेरियल का यहाँ पे यूज़ करके एक फाइनल गुड बनाया जाता है। न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल यहाँ लिखा है पेंडिंग फैक्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद हमारा टर्शरी सेक्टर, अगर हमने ये मतलब बना लिया है, उसको पहुँचाने के लिए भी कोई चाहिए, है ना। टर्शरी सेक्टर क्या होता है हमारा? सर्विस सेक्टर। राइटिंग में मत जाना, स्टाइलस थोड़ा मोटा है स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाता है। कैसे? कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है, और मतलब बैंकिंग और अलग फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट देती है वो ज़रूरी होता है इन दोनों की डेवलपमेंट के लिए। सिचुएशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, ये तीनों की, और ये तीनों इंटरलिंक होते हैं आपस में। ठीक है, इंटरलिंक होते हैं ये आपस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन में बहुत काम करता है हमारा टर्शरी सेक्टर। उसके बाद आता है हमारा राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन सेक्टर्स इन प्रोडक्शन। हमारी टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्शन में क्या मदद कर रही है वो देखते हैं। हमारी जीडीपी बाय प्रोडक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड, ये आपकी बुक में बार ग्राफ दे रखा है कि पहले हमारा 1973 से हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, उससे थोड़ा हमारा सेकेंडरी कंट्रीब्यूट कर रहा था, और उससे ही थोड़ा सा ज़्यादा हमारा ये टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था। और हमारे 2013 से 2014 तक के डाटा में क्या आया कि हमारे प्राइमरी सेक्टर थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उससे ज़्यादा हमारा सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उससे भी कई ज़्यादा हमारा टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो कैसे हुआ वो देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ द सर्विसेज लाइक बेसिक सर्विसेज, कुछ ऐसी सर्विसेज जो हमारी बेसिक सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल, पुलिस और अलग अलग कुछ और भी गवर्नमेंट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड टू देम टू पीपल, और ये बेसिक फैसिलिटीज़ पीपल को प्रोवाइड करते हैं। कैसे? टर्शरी सेक्टर हमारा पीपल को प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। हमारी डेवलपमेंट हो रही है एग्रीकल्चर में मतलब प्राइमरी सेक्टर में, इंडस्ट्री में मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब सेकेंडरी सेक्टर में, तो ये हमारा सर्विस सेक्टर की भी डेवलपमेंट कर रहा है। क्योंकि इन दोनों सेक्टर को हमें प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए भैया? ट्रेड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, स्टोरेज चाहिए, है ना। तो ये हमारा कौन देता है? हमारा टर्शरी सेक्टर। हमारा टर्शरी सेक्टर ये सब प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है राइज इन द इनकम लेवल इंक्रीज द डिमांड ऑफ द पीपल। और जैसे कि हमारे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है, हमें और कम्युनिकेशन चाहिए, हमें मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी से वो सारा हमें देता है टर्शरी सेक्टर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यू सर्विसेज एंड मर्ज सच एज इन्फॉर्मेशन, और टेक्नोलॉजी आई हमारे देश में आगे आगे चलते चलते द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, और ये बहुत ही रैपिडली राइज हो रहे हैं ये चीज़ें, है ना हमारे उसमें। उसके बाद आता है हमारा वेयर आर मोस्ट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में पीपल एम्प्लॉय होते हैं? शेयर ऑफ सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, ये देखो पहले एग्रीकल्चर में होते थे 2011 से 12 तक, यहाँ पे देखते हैं ग्राफ, 2011 से 12 तक एग्रीकल्चर में कम हुए, सर्विस में थोड़े ज़्यादा हुए, और टर्शरी में थोड़ा बढ़ा। यहाँ पहले हमारा सेकेंडरी और टर्शरी में थोड़ा था, अब हमारा प्राइमरी में तो जो है ज़्यादा, प्राइमरी में तो एम्प्लॉयमेंट है, बट हमारा टर्शरी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, और सेकेंडरी में भी बढ़ चुकी है। ठीक है, उसके बाद आता हमारा यहाँ पे द शिफ्ट इन द शेयर ऑफ जीडीपी इज़ नॉट सेम ऑफ द शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारा जीडीपी में शेयर कर रहे थे हमारे सेक्टर्स, वो हमारे एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल ही अलग शेयर कर रहे थे। ठीक है, द रीज़न इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारे काम जितनी नीड है हमें, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारे पास वर्कर्स हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है यहाँ आपके बुक में एक लक्ष्मी का केस गया था, लक्ष्मी का केस था एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आप अपनी बुक में पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आता हमारा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे बना सकते हैं हम? इरीगेशन से, इरीगेशन से, इरीगेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, स्टोरेज से, क्रेडिट दे के, स्मॉल स्केल फार्मर्स को क्रेडिट दे के, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब ज़्यादा अपना लगा सकें, और स्मॉल स्केल जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो अपना सेटअप कर सके स्मॉल स्केल बिजनेस। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, न्यू सेक्टर्स आते हैं। न्यू सेक्टर्स मतलब एजुकेशन में, है ना, एजुकेशन से लिटरेसी रेट बढ़ेगा,
और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन शॉर्ट स्टोरेज होगा। उसके बाद होते हैं मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो ये हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या कह रहा है हमारा, ये एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1965 में आई थिंक। ठीक है, 1965 में आई थिंक, नहीं 2005 में, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ये क्या कह रहा था, जो भी हमारे सबको राइट टू वर्क का हमारे उसमें देश में है। ठीक है, उसके बाद गारंटी क्या करता था, ये 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगी हर एक को, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। और अगर नहीं मिलेगी तो उनको उतना मतलब जितना भी उनका बन रहा था पैसा, उतने 100 डेज का पैसा जितना बन रहा था वो उनको दिया जाएगा। उसके बाद आता हमारा ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, गवर्नमेंट के अंडर। अनऑर्गेनाइज मतलब खुद ही अपना प्राइवेट सेक्टर्स, है ना। तो क्या है, यहाँ देखते हैं, यहाँ कांता और कमल की स्टोरी आपकी बुक में, वो आप अच्छे से रीड कर लेना बिकॉज इसमें से केस स्टडी आ सकती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंसेस बता देते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की सुपरविजन में होता है। अनऑर्गेनाइज क्या होता है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता और ये मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के अंडर होता है। फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये फॉलो करता है रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें नहीं फॉलो होते हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसको थोड़ा, उसके बाद आता है हमारा जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें फैक्ट्रीज एक्ट होता है जुड़े हुए, मिनिमम वेजेस एक्ट होते हैं, सिक्योरिटी एक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, पेड लीव्स, पेड फॉर ओवर टाइम होता है। हमारे जो लीव्स अगर इसमें किसी ने लिया भी तो उनकी छुट्टी के पैसे नहीं काटे जाते, और अगर किसी ने ज़्यादा काम किया तो उनको ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, जैसे मेडिकल एंड हाउसिंग बेनिफिट्स एंड पेंशन एक्सेट्रा। तो ये तो आ गया हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर का। अब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसमें जैसे कि गवर्नमेंट के रूल्स के बाहर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी आपको निकाला जा सकता है और इसमें कम पैसा मिलता है। और अगर आपने छुट्टी ली है तो आपको पैसे काटे जाएंगे आपके, अगर आपने ओवर टाइम लगाया तो आपको पैसे नहीं दिए जाते, उस फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते, और अदर बेनिफिट्स भी नहीं मिलते इसमें, जैसे कि लैंडलेस लेबर। उसके बाद आता है हमारा हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कैसे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, नीड फॉर प्रोटेक्शन। रूरल एरिया में कैसे किया जा सकता है, लैंडलेस लेबर एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर कीपर्स एंड आर्टिजन, ये हमारे कुछ और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, किसमें, रूरल एरिया में। टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, इनको टाइमली डिलीवर करने चाहिए सीड्स, प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स, इनको एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड करने चाहिए, चीप क्रेडिट होना चाहिए ताकि अपने जो काम है उसमें पैसा लगा सकें, शेयर मार्केट्स में वगैरह में पैसा लगा सकें। ठीक है, ये कुछ इरेजर कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो भी सारा कुछ रेज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए इनको, मार्केटिंग आउटलेट्स मिलने चाहिए। उसके बाद आता है हमारा अर्बन एरियाज़ में कौन होते हैं ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स हो गए कंस्ट्रक्शन साइट में, है ना, वेंडर्स हो गए, रैक पिकर्स हो गए, तो इनको टारगेटेड प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और स्पेशल गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स की पॉलिसीज़ मिलनी चाहिए, प्रोग्राम पॉलिसीज़। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हमारा मनी एंड क्रेडिट। वाओ, हमारे 2 चैप्टर कवर हो गए सिर्फ 20 मिनट्स में। सो आपको मैंने बताना था महा पैकेज, जो बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। स्ट्रैटेजी आपको बतानी थी मैंने, स्ट्रैटेजी थी आपकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और अगर आप अब यहाँ तक आ गए, इतना पेशेंस है आप में, तो आप इसको लास्ट में देखना। अब ये मत करना कि यहाँ से स्किप होकर सीधा लास्ट में जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख के पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि मैं आपको वहाँ के साथ साथ बताऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या करना है। सो उसमें देख लेना, आप लास्ट में जाके देखेंगे। अभी फिलहाल हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। मनी एंड क्रेडिट पे हम पहुँच चुके हैं। 1 मिनट, 1 मिनट ब्रेक दे रहे हैं हम। यू कैन स्किप इफ़ यू डोंट वांट।
सो 1 मिनट के अंदर आ गया हम, है ना। मनी एंड क्रेडिट स्टार्ट करते हैं। मनी क्या होती है? पैसा। क्रेडिट क्या होता है हमारा? क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट हम जैसे किसी को पढ़ते हैं आगे, क्रेडिट मतलब एक तरह का हम देते हैं एसेट देते हैं एक पर्सन को, जो कि उनके हेल्प करता है आगे जाके, और वो बाद में पैसा चुका देते हैं। जैसे हम कर्जा नहीं देते किसी को, कर्जा देते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रेडिट। मनी मतलब पैसा, क्रेडिट मतलब कर्जा। उसके बाद आता है हमारा चेक पेमेंट। चेक पेमेंट क्या होता है? अ चेक इज अ, हम कुछ ज़्यादा आगे नहीं आ गए आई थिंक। चेक वाला टॉपिक कहाँ से आ गया? वेट, आई थिंक ये पीडीएफ थोड़ी आगे पीछे हो गई, पीडीएफ के पेजेस। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहाँ से आ गया इसमें? वेरी गुड। वेट, यहाँ से है। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी में कैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी देखते हैं कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यहीं से है ना आई थिंक, काश यहीं से स्टार्ट हो। एनीवे स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ। मनी का क्या इंपॉर्टेंस है? मनी के बिना तो लाइफ ही नहीं है ना। मनी हमारा शूज़, पॉट्स, वेट एक्सेट्रा, हमारे हर एक चीज़ में मनी लगती है। बट वॉट द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी? मनी से पहले क्या था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम आपके 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 1 मार्क 2 मार्क में पूछा जा सकता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब कोई मनी के बगैर एक दूसरे में चीज़ें अदला बदली करके अपना मतलब जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? डबल कॉन्सिडेंस वांट्स वो होता है जब हम एक इंसान को जो दूसरा इंसान एक्सचेंज कर रहा है, अपनी जो गुड्स होते हैं वो उसको चाहिए, और दोनों को मतलब अपने आप में एग्री होना पड़ेगा अपने एक दूसरे का सामान एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी विद मनी। मनी से इकोनॉमी कैसे है? एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कॉन्सिडेंस। मनी क्या करती है? डबल कॉन्सिडेंस वांट्स को हटा देती है। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा आई थिंक ये ना आगे पीछे हो गया आई थिंक बच्चे, सॉरी। देखते हैं ना, चेक पेमेंट हम बाद में करेंगे, पहले आते हैं क्रेडिट। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन होती है हमारी। एक होता है हमारा लोन। द लेंडर सप्लाइज द बोरवेल विद द मनी एंड गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न द प्रॉमिस ऑफ द। इसका क्रेडिट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एक लेंडर मतलब जो पैसे देता है, और एक बोरवर जो पैसे लेता है। लेंडर क्या करता है? बोरवर को पैसे देता है और बदले में बोरवर उसको प्रॉमिस करता है बाद में पैसा चुकाने के लिए। एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ स्वप्ना एंड क्रेडिट पोजन इन डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगाते हैं इसमें। डेप्ट ट्रैप क्या होता है बच्चे? जब एक कोई अपने पैसे लेता है क्रेडिट में, पर वो चुका नहीं पाता, और वो उसको चुकाने के लिए और लोन लेता है अपने पिछले वाले चुकाने के लिए, फिर जो और लोन लेता है फिर उसको चुकाने के लिए और आगे वो क्रेडिट लेता है ना। तो इसी उसमें वो फंस जाता है डेप्ट ट्रैप में, ठीक है। इन द सिचुएशन क्रेडिट पुशेस द बोरवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल, ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ते हैं। व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट के टर्म्स क्या हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या? इंटरेस्ट रेट। कितना इंटरेस्ट रेट लगाते हैं वो देखते हैं हम क्रेडिट में। इंटरेस्ट रेट मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के जब हम पैसे देते हैं, जब वो पैसा देगा हमें, हमारा बोरवर हमें तो कुछ ज़्यादा पैसा लगा के उसके साथ देगा। कोलेटरल क्या होता है हमारा? कोलेटरल एक ऐसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कोलेटरल क्या चीज़ होती है? गिरवी। गिरवी टाइप आप इसको देख लेना। गिरवी क्या होता है? कुछ ऐसा एसेट। एसेट मतलब एक चीज़ जो कि बोरवर के पास होती है और वो उसको देनी पड़ती है लैंडर को, लैंडर के पास डिपॉजिट करवानी पड़ती है, ठीक है। और लैंडर क्या करता है? अगर वो हमारा डिपॉजिटर जो है, जो हमारा सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा बोरवर है वो फेल हो जाता है अपने मनी चुकाने के लिए, तो जो हमारा लैंडर है उसकी चीज़ बेच के वो अपने पैसे ले लेगा, है ना। जैसे कि हमारे बैंक में होता है, बैंक में हम जैसे कागज़ जमा करवाते हैं घर के, है ना। जब हमें लोन चाहिए होता है, जब तक हम लोन नहीं देते वो कागज़ अपने पास रखते हैं। जैसे हम लोन पूरा चुका देंगे अपना 50 लाख या जितना भी लाख है,
तो फिर वो हमारा जो कागज़ में होते हैं घर के वो मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोड ऑफ रीपेमेंट। हम ऊपर ही देख लेते थे यार, जो हमारे क्रेडिट में होते हैं बच्चे, डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होते हैं, मोड ऑफ रीपेमेंट भी चाहिए होता है कि हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, हम कैश के थ्रू करेंगे, गोल्ड के थ्रू करेंगे, प्रॉपर्टी के थ्रू करेंगे। टीओसी क्या होता है हमारा, मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडर एंड बोरोवर। ये हमारे जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो हमारे लैंडर और बोरोवर के मतलब जो नेचर पे अलग अलग वेरी कर सकते हैं, ये एक ही जैसा नहीं होता सबका, ये सबका अलग अलग होता है। उसके बाद आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले हम चेक वाला करते हैं। चेक पेमेंट क्या होती है, चेक पेमेंट क्या होती है देखते हैं। इसके पीछे तो नहीं था कुछ, नहीं। चेक पेमेंट क्या होती है बच्चे, चेक तो सबको पता है, आजकल सब यूज़ करते हैं। चेक ऐसा पेपर होता है जहाँ पे यहाँ पे साइन होते हैं। साइन किसके होते हैं, चेक क्या होता है, एक ऐसा पेज होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द पर्सनस अकाउंट। एक ये बैंक, जैसे मैं हूँ, मैंने बैंक को जैसे दिया, चेक दिया बैंक को, है ना, अपने नाम पे। सो जिसका भी मैं जिसके नाम पे इशू करूँगा ना, मैं अपने बैंक को बोलूँगा कि मेरे अकाउंट में से इस पर्सन को इतने पैसे दे दे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम चेक पेमेंट। ये हमारा चेक है, इसको आप देख सकते हो। पेमेंट विदाउट यूज़ ऑफ कैश विल बी सेटल्ड विद चेक। जो हमारी कैश से नहीं होती पेमेंट, उसको हम कैश उसके चेक के थ्रू कर देते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है हमारी, जब हम अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और जब हमारा मन होता है तब हम उसको निकाल लेते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है हमारी चेक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, ये हो गया। लोन की बात करते हैं अब। लोन क्या है, लोन क्या है देखते हैं। लोन क्या है, जब हम पैसा लेते हैं उधारी बैंक से उधार लेते हैं, है ना, और बाद में चुका देते हैं किस्तों पे, या कैश में, या गोल्ड। गोल्ड में तो नहीं होता, ये पैसों में होता है। बैंक क्या करता है, हमारे हम डिपॉजिटर्स हैं जो, जैसे राम, मैं आपको ये बैंक है, ये है श्याम, श्याम नहीं रखेंगे इसका, अनुज रख लेते हैं आई थिंक। अब राम ने क्या किया, राम ने क्या किया, क्या हो गया यार, 8 बच्चे। राम ने क्या किया, अपने पैसे डिपॉजिट करवाए, कितने, 15 लाख, 15 लाख डिपॉजिट करवाए, ठीक है, बैंक के पास। बैंक ने क्या किया, इसमें से अपना 15% रखा, बाकी 85% लोन दे दिया अनुज को, लोन दे दिया अनुज को। अब लोन में ये क्या करेगा, इससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा लोन से। जो पैसा ये इसको इंटरेस्ट में देगा अनुज, उसमें से ये थोड़ा सा पैसा रख के बाकी ज़्यादा सी अमाउंट का क्रेडिट ये किसको देगा, राम को, डिपॉजिटर को, ठीक है। तो यही होता है हमारा, इससे ही बैंक कमाता है। तो ये आपको आ सकता है, अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट एज केप्ट एज कैश बाय मनी। ये सारा आपको इजी में लिखा हुआ है कि मतलब छोटा सा प्रोपोर्शन जो वो मनी का है वो बैंक रख लेता है और बैंक इमीडिएटली चार्ज एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारा आपको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको यही समझाया गया। उसके बाद आता है हमारा, ये हो गया, ये हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या आती है, ये बच्चे आपका उस टॉपिक में से है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में से है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये टॉपिक रह गया, तो वो समझा देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, जब डेवलपमेंट तो करते हैं हम, बट हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज, प्रेजेंट जो जनरेशन होती है ना, उसके लिए रिसोर्सेज जुडिशियसली यूज़ करते हैं और इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुँचाते हैं, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम छोड़ के जाते हैं अपने रिसोर्सेज, है ना। क्यों 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 क्रूड ऑयल हमारा 5 साल में ख़त्म होने वाला है, 50 साल में, अगले 50 साल में ख़त्म हो जाएगा, लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारे डिप्लीशन होगा रिसोर्सेज में। मैंने क्या बताया, एक ईजी सी डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। व्हेन अ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट हार्मिंग द इकोसिस्टम एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, यही होती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसी के साथ आई थिंक हमारा ख़त्म हो चुका है। ये तो स्लाइड कट ही कर दो अब। जीडीपी, वाह, ये जीडीपी ऊपर वाला टॉपिक चला गया, ये इसको भी कट कर दो, ये भी मैंने समझा दिया था। पब्लिक प्राइवेट भी कर दो कट, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मैंने पढ़ाया था। वेट करते हैं बच्चे, 1 मिनट रुको। ये आई थिंक सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, इसको भी समझ लेना। ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड रेलवे, ये वाला समझा देता हूँ, वो वाला तो जरूरी नहीं है। वाई गवर्नमेंट नीड टू स्पेंड, गवर्नमेंट को अपनी
प्रोवाइडेड रिज्यूम कोर्स गवर्नमेंट रिक्वायर्ड फॉर सम सर्विसेज एग्जांपल। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था ना कि गवर्नमेंट क्या अपने पब्लिक फैसिलिटीज़ देती है, तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट मनी क्रेडिट का ये टॉपिक भी हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। 1 मिनट बचे। सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? एक ऐसा ग्रुप होता है पीपल का, एक जो कि एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करता है। वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और अपने जो भी सेविंग्स होते हैं वो उसमें डाल देते हैं। ऐसे ही वो ग्रुप कितने भी पीपल्स का हो सकता है, मतलब ज़्यादा पीपल्स का होना चाहिए। उसमें क्या करते हैं, वो अपनी सेविंग्स डालते हैं और जैसे जैसे वो आगे अपनी सेविंग्स में तरक्की कर लेते हैं, वो लोन देना स्टार्ट कर देते हैं खुद के लोगों को या दूसरे लोगों को जो भी उनसे लेना चाहे, ठीक है। और ये जब इतने लायक हो जाते हैं कि बैंक को इन पे विश्वास होता है, तो बैंक भी इनको लोन दे देता है, ठीक है। ये आप याद कर लेना। स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मे बी अवेल लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय मेंबर्स। वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सोशल इशूज़। ये कर लेना कि वुमेन की हेल्प कैसे कर सकता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये वाला पॉइंट आप उसमें लिख देना। उसके बाद आता है हमारा ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को क्या है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है हमारा, हाँ, जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर होता है ना, ये याद रखना, उसमें कोई कलेक्ट्रल और डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। इनफॉर्मल लैंडर्स नोज द बोरोवर पर्सनली, और जो इनफॉर्मल लैंडर्स होता है वो हमारे बोरोवर को पर्सनली जानता होता है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। और इसका एक डिसबेनिफिट्स भी है हमारे इनफॉर्मल रिसोर्सेज का। अगर हम मतलब ऐसा ना हो कि अगर कोई बंदा, मतलब किसी ने इनफॉर्मल रिसोर्सेज लिया है, इनफॉर्मल रिसोर्सेज से लोन लिया है, ठीक है, तो और लोन लिया है और अगर वो ना चुका पाया तो उससे वो हार्शली उससे कैसे भी उगलवा सकता है अपने पैसे। तो ये इनफॉर्मल रिसोर्सेज का एक डीमेरिट है। उसके बाद देखते हैं हम फॉर्म ऑफ मनी। वेरी गुड, ये स्टार्टिंग का टॉपिक था, ये अब आ रहा है। मनी की 2 फॉर्म होती है। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। क्रेडिट किस किस से ले सकते हैं हम? लैंडलेस लेबर लेता है, स्मॉल लेबर लेता है, मीडियम लैंड ओनर। लैंडलेस लेबर क्या करता है? नो वर्क नीड ऑफ मनी, डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर रहता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, अदर टर्म्स ऑफ कंडीशन रहती हैं इसमें। स्मॉल फार्मर क्या करता है? टेक लोन्स फ्रॉम द ट्रेडर्स, और इसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है और इसको अपनी क्रॉप सेल करने को उनको एक प्रॉमिस करना पड़ता है। मीडियम लैंड ओनर क्या करता है? लोन ले सकता है बैंक से भी, इसको थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ये फॉर्मल टर्म्स ऑफ कंडीशंस के नीचे बंद जाएगा। उसके बाद लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव एक हमारा फॉर्मल सेक्टर आता है, जो कि क्या करता है? मेंबर पूल के रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज जो कि मतलब हमारी सेविंग्स वगैरह होते हैं, वो एक सर्टेन एरिया में सेव कर लेता है और क्या करता है? ये पूल और ये कोलेट्रल देता है, दूसरे कोलेट्रल चाहिए होते हैं इसमें भी, ठीक है। और ये लोन्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरह ही इसमें आपको डिफरेंसेस आ सकते हैं उसमें दोनों में। फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स, ये इससे पहले वाली स्लाइड में आना चाहिए था। लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, ये सारा है। आरबीआई का फंक्शन पढ़ लेते हैं। आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई क्या कहता है? क्या आरबीआई हमारा एक मेन बैंक है इंडिया का, जो कि क्या करता है? आरबीआई का फंक्शन क्या होता है? ये सारे ना अपने जो दूसरे फॉर्मर अपने अंडर जो इसके बैंक है ना, उसमें निगरानी रखता है एक तो, ठीक है। और ये मैं देखता है कि सारे बैंक एक चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं और ये मतलब छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स और मनी लैंडर्स को भी लोन दे रहे हैं कि सिर्फ बड़े बड़ों को लोन दे रहे हैं। और ये भी सुपरवाइज करता है कि, और ये ना आरबीआई ऑथराइज करता है हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी। करता है कौन? आरबीआई। आरबीआई करता है और इसको कोई भी मना नहीं कर सकता ये करेंसी लेने की जब हम गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद आता है ये आरबीआई क्या करता है, और आरबीआई को सबको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, सारे बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है आरबीआई को, कि उन्होंने मतलब कितना क्रेडिट दिया, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब उनको आरबीआई को देना पड़ता है, ठीक है। चमका चमका ना। उसके बाद आता है हमारे, ये क्या है? ये हमारा डेटा है बुक में आपकी, इसको देख लेना।
बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को क्या करना चाहिए, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा कम कर देना चाहिए, ताकि जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको डिपेंड ना रहना पड़े इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में, ताकि उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना चार्ज करना पड़े और जिससे कि वो डेप्थ ट्रैप में पड़ने से फंस जाएं। ठीक है, आते हैं आगे। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में आते हैं हमारा चैप्टर। बहुत लेंथी चैप्टर है बट मैं कोशिश करूँगा आपको कि 15 से 20 मिनट्स में समझा दूँ। रिलेशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जब एक कंट्री आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। और इकोनॉमी हमारी इंडियन की इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट से जाता है प्रोडक्ट क्या करता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या करता है, इन मार्केट गॉट ट्रांसफर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे जाते हैं दूसरी कंट्री में, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, उससे हमारी ग्लोबलाइजेशन होती है। कंट्री टू कंट्री जब जाता है हमारे प्रोडक्ट उसको बोलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम एमएनसी के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि हाउ एमएनसी हेल्प स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर बिग प्रोड्यूसर्स, ये भी पढ़ेंगे, है ना। आते हैं हम पहले टॉपिक पे, प्रोडक्शन एंड अक्रॉस कंट्रीज। जो हमारे एमएनसीज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये ऐसी कंपनी होती हैं जो अपनी प्रोडक्शन ना बहुत सारी कंट्री में वेरी करती हैं और ये अपनी जो प्रोडक्शन का काम है ना, मतलब अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड भी कर देती है। जैसे इन्होंने रॉ मटेरियल कहीं से और से लिया, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से करवा रहे हैं और ये मतलब ये जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना गुड्स, ये कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये सुनने में लगेगा कि इसमें बहुत पैसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। ये अपने स्मॉल कॉस्ट ऑफ मनी में ये अपना काम कर लेते हैं। बिफोर कमिंग ऑफ एमएनसी प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज। जब एमएनसी नहीं आए थे, प्रोडक्शन हमारी कंट्री के अंदर ही हो रही थी। ट्रेड क्या हो रहा था, रॉ मटेरियल फूड का ट्रेड हो रहा था, फिनिश गुड का ट्रेड हो रहा था। हमारी इंडिया क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है रॉ मटेरियल, इंपोर्ट करती है हमारे फिनिश गुड्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन लेवल, रिड्यूसेस कॉस्ट टू द ठीक है, चाइना में क्या हुआ था, चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन थी। मैक्सिको एंड यूरोप में क्या था, लो लो लूजनेस टू मार्केट। इंडिया में क्या था, स्किल्ड इंजीनियर्स इंग्लिश स्पीकिंग यूथ थी हमारी इंडिया में, तो एमएनसी ने इनको हायर किया। ठीक है, टाइम पास हुआ। उसके बाद हुआ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। हमारी कंट्री में इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन कैसे हुई, एमएनसी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट लगाई। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फॉरेन ट्रेड मैंने आपको बता दें, जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक कंट्रीज के बीच में होता है उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम वेज थ्रू विच एमएनसी सेटअप देयर प्रोडक्शन। एमएनसी कैसे प्रोडक्शन सेटअप करती हैं, सेटिंग अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद कंपनी की कंपनी के साथ जॉइंट पार्टनरशिप कर लेती हैं। व्हाट बेनिफिट। अब इससे उनको क्या फ़ायदा होता है कंपनीज को, ये एमएनसी करते हैं, उनको पैसा लगाते हैं, उन पे पैसा देते हैं और उनको न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो जाए, ईजिली हो जाए और उनको पैसा भी मिले ज़्यादा, है ना। एमएनसी क्या करते हैं, जो उनके ह्यूज वेल्थ टू बाय द लोकल कंपनीज, उनके पास लोकल कंपनीज को बाय कर लेते हैं वो, ताकि उनके ही लिए वो प्रोडक्शन करे, है ना, उनको खरीद लेते हैं मतलब अपने अंडर। क्या करते हैं, कारगिल फूड्स अमेरिका एमएनसी बाइंग अप पारक फूड्स, वाई डिड एमएनसी डू सो। उसके बाद आते हैं एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर। एमएनसी क्या करते हैं, हमारे जो उनके प्रोडक्शन हो रही है, जैसे कोई मार्केट, जैसे उन्होंने मोबाइल की प्रोडक्शन करवाई कहीं पे, अब वो मोबाइल की मार्केट जहाँ पे नज़दीक होगी ना, वो वहाँ पे प्रोडक्शन करवाएंगे अपनी, है ना। और जहाँ पे उनके गवर्नमेंट को उनको टैक्स ना देना पड़े वहाँ पे प्रोडक्शन करवाएंगे। ऐसे ऐसे वो पैसा बचा बचा के अपने पैसे बचा लेते हैं और हाई रेट पे एक्सपोर्ट डालते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं मार्केटिंग में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर। एमएनसी क्या करता है, स्मॉल प्रोड्यूसर से अपना वो करता है, ऑर्डर प्लेस करता है और ये सप्लाई किए जाते हैं स्मॉल प्रोड्यूसर के द्वारा।
और एमएनसी क्या करता है, जैसे एमएनसी ने प्रोडक्शन की वो अपने नेम के ब्रांड के टैग्स के अंडर, जैसे मेड बाय चाइना, चाइना का एमएनसी मेड बाय चाइना लिख के अपना ब्रांड बेचता रहता है, ठीक है। एमएनसी पावर टू डिटरमाइन प्राइस, एमएनसी के पास पावर होती है जो प्रोडक्शन उसने करवाई है उसका प्राइस, क्वालिटी एंड डिलीवरी एंड लेबर को कंडीशंस लगाने के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे केस स्टडी ऑफ फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स क्या होते हैं, अमेरिका ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, एमएनसी स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा व्हाट इज दिस, महिंद्रा, ठीक है। इंडिया मैन्युफैक्चर एंड जीप्स ट्रक्स कम टू इंडिया इन 1995, स्पेंड ₹17 करोड़ टू सेटअप प्लांट नियर चेन्नई। ये आपका सारा ना डाटा बुक में दे रखा है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें से केस स्टडी आई थिंक बने ही नहीं सकती, तो इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में यू कैन रीड फ्रॉम बुक, ये मैं नहीं पढ़ाऊँगा। उसके बाद आता है हमारा मेन ये केस स्टडीज़ वगैरह बच्चे ज़्यादा आती नहीं आपकी बुक में, ये जस्ट रीड करने के लिए होती हैं, आप अपनी बुक में कर सकते हो। फूड फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मतलब मार्केट की इंटरलिंकेज कैसे हुई देखते हैं। फॉरेन ट्रेड मतलब मैंने आपको समझाया अभी, जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारे कंट्रीज़ के बीच में होता है उसको बोलते हैं हम फॉरेन ट्रेड, ठीक है। हिस्ट्री से फॉरेन ट्रेड कनेक्टिंग कंट्रीज, ईस्ट इंडियन कंपनी क्या था, ईस्ट इंडियन कंपनी इंडिया से जुड़ी, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या होता है वो जानेंगे। इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब जो प्रोड्यूसर जो अपना मार्केटिंग कर रहा था, जो अपना प्रोडक्ट्स बेच रहा था, वो अपनी कंट्री के अंदर ही बेच रहा था, पर अब वो दूसरी कंट्री के साथ जाके कंपटीशन में जाके दूसरी कंट्री में भी वो बेच सकता है अपने प्रोडक्ट्स, है ना। प्रोड्यूसर गेट मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसर के पास नंबर ऑफ मार्केट्स होती हैं अपने प्रोडक्ट सेल करने चाहिए। उसके बाद बायर के पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाते हैं, अलग अलग प्राइसेस पे सेम गुड्स मिल जाते हैं ना, जैसे कहीं पे एक सामान कहीं 10 रुपये का है, वही सामान उसको 5 रुपये का कहीं और से मिल सकता है ना, ऐसे वैरायटी ऑफ गुड्स बढ़ सकते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस फॉरेन ट्रेड क्या हुआ प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को क्या हुआ, मल्टीपल मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस, और प्रोडक्शन की रिड्यूस उसको कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। कंज्यूमर के पास क्या वैरायटी ऑफ चूज फॉर्म हो गई, कनेक्ट कॉम्पिटिटिव अमंग प्रोड्यूसर के प्राइस लो हो गए, क्वालिटी उनको हाई मिलने लगी, ठीक है। उसके बाद आता हमारा टॉयज, चाइनीज़ टॉयज इन इंडिया। क्या हुआ, पहले कि हमारे चाइनीज़ टॉय बनने लगे, ठीक है, इंडिया में, पर हालांकि बाद में लोग इतने चाइना टॉय खरीदने लग गए कि इंडियन के टॉयज ठप हो गए, ठीक है। चाइनीज मैन्युफैक्चरर स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टॉय टू इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन टॉयज हुआ, चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर, मतलब इनकी क्वालिटी भी बेटर होने लगी, और ये मतलब तरह तरह के ना मतलब अट्रैक्टिव से टॉयज बनाने लगे, मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने लगे, जिससे कि हमारे इंडिया की प्रोडक्शन ठप हो गई टॉयज़ की उसमें। नाउ बायर्स of India have the option of choosing between Chinese and Indian toys. Chinese toy become popular, cheaper price and new designs लाने लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 70 to 80% of toy shops have replaced Indian toys, और सारे जो हमारे इंडियन टॉयज थे वो किसने रिप्लेस कर दिया, हमारे चाइनीज़ टॉयज ने। तो ये चाइनीज़ और इंडियन टॉयज की थी। अब ग्लोबलाइजेशन होता क्या है देखते हैं, ठीक है। एमएनसी इन्वेस्टिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, एमएनसी हमारे पूरे उसमें करते थे, फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज एंड हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट सॉरी कंट्री में, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन है। ये आपको डेफिनेशन अगर आपको एक वर्ड पूरे सेंटेंस में लिखना है तो क्या बोलते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी से हो सकता है, मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्री, जो हमारी कंट्री के बीच में पीपल मूव करते हैं उससे हो सकता है ना। उसके बाद देखते हैं हम टेक्नोलॉजी का क्या रोल था हमारी ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल था वो देखते हैं। मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, जब हमारे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई तो क्या हुआ, गुड्स को हम क्या करने लगे, ऑर्डर प्लेस करने लगे, जो हमारे गुड्स थे वो हमारे उसमें हमारे शिप्स में ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, रेलवे में ट्रांसपोर्ट होते, प्लेन और ट्रक से ट्रांसपोर्ट होते, ठीक है। फास्ट डिलीवरी हमारे ट्रांसपोर्ट से उससे फास्ट डिलीवरी हो रही थी गुड्स की और लोअर कॉस्ट पे, ठीक है। उसके बाद आता हमारा आईटी का रोल,
डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या फ़ायदा हुआ, टेली कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट से क्या हो सका, हम कनेक्ट कर सकते हैं रिमोट एरिया से एंड विद सैटेलाइट कनेक्शन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। यूजिंग ऑफ आईटी ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, मैगजीन पब्लिश फॉर रीडर्स इन लंदन इन डिज़ाइन इन प्रिंटेड इन दिल्ली, लंदन में हमें हमारी मैगजीन्स भेजी गई पर वो प्रिंट कहाँ हो रही थी, दिल्ली में। कैसे आईटी ने कैसे प्ले किया important role, IT has played a major role in spreading out production of services across the country। हमारी पूरी जो प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में हमारी स्प्रेड होने लगी, किससे की, आईटी सेक्टर से। उसके बाद हमारा लिबरलाइजेशन क्या होता है, रिमूविंग बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग सेटअप बाय गवर्नमेंट टू इनेबल ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इन द सिंपल वर्ड्स क्या कहेंगे हम इसको, जब हम कुछ बैरियर्स हटा देते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं जो गवर्नमेंट ने लगाई था उसको हटा देते हैं। मतलब उन्होंने क्या बैरियर लगाए, मतलब ट्रेड बैरियर में क्या होता है, वो टैक्स लगा देते हैं हमारे एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारी कंट्री में ज़्यादा एक्सपोर्ट हो तो वो एक्सपोर्ट में ट्रेड वो लगा देंगे टैक्स, अगर चाहती है कि इंपोर्ट ज़्यादा ना हो तो इंपोर्ट में टैक्स लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल इन्होंने बोला रिकॉल करने को, कौन सा लिबरलिज्म एंड ट्रेड बैरियर हुआ। टैक्स ऑन इंपोर्ट क्यों लगा देती है, गवर्नमेंट यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉरेन ट्रेड। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हमारे फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। टैक्स क्यों लगाती है, ताकि हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो रेगुलेट हो। टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कॉम्पिटिशन। अब ये क्या करती है, जो हमारी छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं वो अभी नेशनल लेवल पे कंपटीशन करने के लायक नहीं हुए, ठीक है ना। जैसे एक स्कूल में एक बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं उनके सपोर्ट्स टीचर, जब तक वो नेशनल लेवल पे करने के लायक नहीं होते तब तक वो उनको स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजते हैं। वैसे ही हमारे जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारे स्मॉल स्केल जो मार्केट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जब तक वो नेशनल लेवल पे खेलने के लायक नहीं होते, मतलब कंपटीशन करने के लायक नहीं होते, तब तक उनको ट्रेड बैरियर्स लगा के बचा प्रिजर्व करके रखती है, ठीक है। और जब वो लायक हो जाते हैं तो ट्रेड बैरियर्स हटा देते हैं और जैसे कि वो कंपटीशन कर सकते हैं। कंपटीशन से क्या इंप्रूव द इन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोड्यूसर, जब उन्होंने कॉम्पीट किया नेशनल मार्केट पे तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई और उनकी क्वालिटी, किसकी, प्रोडक्शन की क्वालिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स हटे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इससे ये दिखता है। इंडिया अलाउड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली असेंशियल आइटम लाइक मशीनरी, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, इनकी इंपोर्ट्स ही हमारे इंडिया अलाउ करता है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एज आई टोल्ड यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम PYQ बोर्ड एग्जाम, PYQ है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जो क्या करती है, हमारे पूरे जो नेशनल ट्रेड हो रहा है ना, हमारा पूरी कंट्रीज में ट्रेड हो रहा है उस पर ये निगरानी रखती है और कुछ ऐसे रूल्स बना देती है ना इनके लिए जो कि हमारे ट्रेडिंग में फॉलो होने ही चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव डेवलप्ड कंट्रीज में, ये स्टार्ट हुआ डेवलप हो चुकी थी, ठीक है ना। इट establishes रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसने रूल बनाए। एज ऑन जुलाई 2016 नियरली 165 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करेंटली मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और 165 कंट्रीज हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बन चुकी थी। डिबेट ऑफ द वर्किंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था वो थोड़ा सा अनफेयर था, ठीक है। क्या था वो देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल, प्रमोट फ्री ट्रेड, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था, ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हटाना चाहता था और लोगों को ट्रेड में लाना चाहता था। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉय हमारा बड़ा, ठीक है, कंपेयर विद द डेवलप्ड कंट्री, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP, शेयर द टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। USA गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, जो हमारी US की गवर्नमेंट है वो पीपल पे बहुत पैसा लगा दी जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होते थे, फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। 1 सेकेंड। ड्यू टू दिस मासिव सब्सिडी होगी, US फार्मर कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट्स एट वेरी लो प्राइसेस, ठीक है। सरप्लस इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जो इससे फार्मिंग के प्रोडक्ट्स है वो डेवलपिंग कंट्रीज में पहुंचाए जा रहे थे, ठीक है। इज इट फ्री और फेयर ट्रेड, डेवलपिंग कंट्रीज बट
अनडेवलप्ड कंट्रीज, देयर इज ए डिबेट बिटवीन डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज, ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ग्लोबलाइजेशन से एडवांटेज हुआ कंज्यूमर को, कंज्यूमर को क्या एडवांटेज हुआ, ग्रेटर चॉइस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लोअर प्राइसेस हुए, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा इनका, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स हैज़ बीन यूनिफॉर्म, जो हमारे वर्कर्स और प्रोड्यूसर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा, उससे क्या इफेक्ट हुआ वो देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जॉब्स भी बढ़ी, लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल हैव प्रॉस्पर्ड, ठीक है। जो हमारी रॉ मटेरियल भेज रही स्मॉल स्मॉल कंपनी, उससे उनको वास्ट फ़ायदा हो रहा था। क्या किया, एमएनसी ने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में, इंडिया की डेवलपमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जॉब्स भी बढ़ी, ठीक है। टॉप इंडियन कंपनीज तो थी, उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, एंड ऑल्सो गेन अ लॉट फ्रॉम कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनी, जो हमारी फॉरेन कंपनीज के साथ उनके लिए कोलैब किया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एनेबल सम लार्जर इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्व्स, जो कुछ हमारी ऐसी ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, कुछ ऐसी कंपनी थी अब जो वो खुद भी एमएनसीज बन सकती थी, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, इनसॉइस हो गया, ठीक है। कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट देम सर्विसेज टू द डेवलप्ड कंट्रीज। अब कंपनीज के बाद क्या आ गया, एक ऐसी कंपनीज को वो एक ऐसी सर्विस दे रहे थे जिससे उनको अपॉर्चुनिटी मिली अपना जो प्रोडक्ट था वो एक्सपोर्ट करने के लिए अदर डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एक्सेट्रा। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, इंडिया पे क्या ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट पड़ा वो हम देखते हैं। इसके दो स्टोरी थी हमारी, सुशीला की और रवि की, ये बुक में से पढ़ लेना, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, हार्ड कंपटीशन है, small producer cannot compete, shutting down of industries, MNC try to cut their costs, look for the cheapest suppliers, low wages to workers, long working hours, स्पेशल इकोनॉमिक जोन था हमारा, ये देखते हैं। अब एमएनसी को अट्रैक्ट करने के लिए ना हमारी गवर्नमेंट बहुत मतलब चालाकी से नहीं, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स यूज़ करती है जो कि हमारे एमएनसी हमारी उसमें आए कंट्री में, और जैसे कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट बढ़े, तो उससे क्या करता है, हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए जाते हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल जोन्स में बनाए जाते हैं, हैविंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सच एज रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं, ताकि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले हैं, ठीक है, उनको ये ना हो, फिर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, एमएनसी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एमएनसी लगाते हैं, मतलब एमएनसी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आई जस्ट किडिंग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये क्यों चाहते हैं, ताकि इनमें डेवलपमेंट हो, और ये ऐसे क्यों क्यों करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि उनको अपनी कंट्री से अलग ना हो, कि यहाँ पे मतलब अपनी कंट्री जैसे उनको यहाँ पे लगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इसलिए देते हैं उनको, जैसे मेहमान आते हैं, मेहमानों को देते हैं ना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अपने घर पे, ताकि वो ताकि वो मतलब पैसे तो मत देके जाएं, मतलब जैसे कि हम उन्हें मतलब एक अच्छा अपने मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं, वैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे जो इन एमएनसीज है उनको अच्छी तरह ट्रीट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना देती है, ठीक है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे दी, एक्सटेंशन इन द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द इनिशियल फॉर 5 years, और क्या करती थी पहले जो हमारी पहले 5 साल के लिए टैक्सेस बंद कर देती थी हमारे प्रोडक्शन के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेबर लॉस, फ्लेक्सिबिलिटी लगा देती थी लेबर लॉस के लिए, लेबर के लिए लॉस बना देती थी। एमएससी डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर्स। उसके बाद आते हैं द स्ट्रगल ऑफ फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, नॉट एवरीवन हैव बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। कितना बड़ा है, ओके सॉरी वो पैकेज था, ठीक है। क्या हुआ, नॉट एवरीवन गॉट बेनिफिट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से हर किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ को फ़ायदा हुआ। कैसे हुआ, फेयर ग्लोबलाइजेशन, पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ बेनिफिट, जो एजुकेटेड पीपल थे, स्किल्ड पीपल थे, वेल्थी पीपल थे, अमीर लोग थे, उन्हीं को फ़ायदा हुआ ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बेनिफिट्स मस्ट बी शेयर्ड, ठीक है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल था, गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉ लगाना चाहिए था, सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर टू प्रोड्यूस बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट, स्मॉल स्केल फार्मर्स को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ताकि वो अपना जब तक वो मतलब नेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक वो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए
जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करने थे। यूजिंग ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए थे एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएट करना चाहता था कि वो सबको एक फेयर रूल दे सके, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज कैन ऑल्सो फ्रॉम ग्रुप्स टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको भी इकट्ठा बन के डेवलप्ड कंट्रीज पे जो डोमिनेट करना चाहिए था। पीपल कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। पीपल अपने कंपेन्स, प्रोटेस्ट और रिप्रेजेंटेशन दे के अपना इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे। उसके बाद आते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये देख लेना आपने क्या है डिफाइन, ये सारे उसमें है हमारे किसमें, इसमें क्या नाम है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में से। उसके बाद होता है हमारा महा पैकेज, जिसमें हमारे डेवलपमेंट चैप्टर में से है। ये देख लिया हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वो डेवलपमेंट चैप्टर में से 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर लेना, कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर लेना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर कर लेना, और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। वर्ड डेवलपमेंट प्रोमिस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल वाला कर लेना, इससे एग्जांपल पढ़ लेना। इनकम एंड अदर गोल्स पढ़ लेना कि हमें इनकम के साथ साथ अदर क्या चाहिए होते हैं फैसिलिटीज़, वो पढ़ लेना। नेशनल डेवलपमेंट पढ़ लेना, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स पढ़ लेना। इसमें यूएनडीपी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल पढ़ के जाना। सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी है मुझे, ठीक है। उसके बाद है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम और अदर क्राइटेरिया देखने हैं आपने, जो हमारा वही वाला इनकम एंड अदर गोल्स का, सॉरी ये वाला मैंने गलत बता दिया। इसमें क्या होता है, अलग अलग गोल्स, जैसे इनकम के अलावा अलग गोल्स, ये वाला है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया जो हमारे जॉब में चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों ज़रूरी होती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मनी एंड क्रेडिट पे आते हैं। मनी एज अ मीडियम एक्सचेंज क्यों चूज़ किया जाता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है हमारी, पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम पता होना चाहिए, हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट पता होने चाहिए, जैसे हमारा कोलेट्रल हो गया, हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सारा हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है। और मोड ऑफ रीपेमेंट है ना, ऐसे कुछ वो हमारा आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन बतानी है आपने, जैसे कि इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोर्सेज आपको बताने, डिफ्रेंशिएट पूछा जा सकता है कि फॉर्मल रिसोर्सेज कैसे अच्छे हैं इनफॉर्मल रिसोर्सेज के लिए, और इनफॉर्मल रिसोर्सेज क्यों होने चाहिए, ठीक है, वो आप बता सकते हैं। लोन एक्टिविटीज़ कैसे, बैंक में लोन एक्टिविटीज़ का क्या मतलब, बैंक अपना पैसा कैसे बनाता है, डिपॉजिट लोन दे के और अपना डिपॉजिट लेके। उसके बाद फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया बताना है हमने, जैसे कोऑपरेटिव, इसमें कोऑपरेटिव एंड बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप बताना है, और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई रोल बताना है, ठीक है। उसके बाद होता हमारा डेफिनेशन, इसकी पूछी जा सकती हैं कुछ, ग्लोबलाइजेशन की, एमएनसी की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की, व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड व्हाई, ये पीवाईक्यू था मैंने आपको, पीवाईक्यू। हाउ डू एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन अक्रॉस नेशन, ये बता, पॉजिटिव नेगेटिव रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर, ठीक है। बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कंज्यूमर, उसका ग्लोबलाइजेशन का कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये कैसे अच्छा काम किया इसने और कैसे बुरा काम किया, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अनफेयर ट्रेड, हाउ कैन इट सॉल्व, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हमें, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे अपना काम किया और ये कैसे सॉल्व हो सकती है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे अनफेयर मतलब जो रूल बना दिए थे ना, जो मतलब डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग अलग थे, तो वो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 1 घंटे के अंदर, पूरी मतलब इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर तो क्या कंप्लीट होता है, पूरी इकोनॉमिक्स। अगर आप बच्चे आपको कोई भी आपको ज़रूरत है ना, कोई भी चैप्टर की स्ट्रेटेजी वीडियो की, आप अपना कमेंट डाल दो, सबके कमेंट में पढ़ता हूँ, कमेंट डाल दो कि ये वीडियो चाहिए, थोड़े ही दिनों में आपको वो वीडियो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सो इसी के साथ ख़त्म करता हूँ अपनी वीडियो। सो बाय बाय, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, कमेंट डाल देना जो चाहिए आपको अपना मटेरियल स्टडी के लिए, वो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सो बहुत मेहनत लगती है, लाइक कमेंट कर दिया करो, क्या जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि जिसको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है वो फेस ना कर पाए, और ये फाइनल मैराथन में उसकी फुल इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए और उसके 20 मार्क्स पक्के हो जाएं। तो मैं पूरे 1 घंटे में इसको बंद करूँगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
जब तक लाइक करो सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं।